उस्ताद जी द्वारा बोया गया आत्मविश्वास का बीज अब अर्जुन और रोहन के दिमाग में तेजी से पनपने लगा था। हफ्ते बीत गए थे और उस्ताद जी की कठोर ट्रेनिंग अब उनके लिए एक आदत बन चुकी थी। पर इस नई ताकत के साथ एक नई बेचैनी ने भी जन्म लिया था। एक सुबह ट्रेनिंग के बाद अर्जुन अखाड़े में बेचैनी से टहल रहा था। हम कब तक यहाँ कैद रहेंगे रोहन? उसने अपने दोस्त से अपनी निराशा व्यक्त की। हर सुबह उठो, ट्रेनिंग करो और फिर इंतजार करो। किसका इंतजार? कि वो कातिल हम तक पहुंचे और हम पर हमला करे? ये शिकार का तरीका नहीं, शिकारी का है। ये सही नहीं लग रहा। रोहन, जो खुद अपनी नई ताकत आजमाने के लिए बेताब था, फौरन सहमत हो गया। सही कह रहा है भाई, शिकार कभी अपने शिकारी का इंतजार नहीं करता। अब छुपने का वक्त खत्म। हमें उस खन्ना को ढूंढना होगा। अपने इस नए इरादे के साथ वो दोनों मिस्टर ओबरॉय के पास गए। ओबरॉय जी, हमें अब हमला करना होगा, अर्जुन ने साफ शब्दों में कहा। वी नीड टू गो ऑन द ऑफेंसिव। हम छिपे नहीं रहेंगे, हम खन्ना को ढूंढेंगे। ओबरॉय ने उन दोनों के जोश से भरे चेहरों को देखा और उनका दिल एक अनजान डर से भर गया। उनका आत्मविश्वास ओबरॉय को साफ दिख रहा था और वो जानते थे कि ये कितना खतरनाक है। पागल हो गए हो तुम दोनों, उन्होंने सख्ती से कहा। खन्ना कोई गली का गुंडा नहीं है जिसे तुम जाकर ढूंढ निकालोगे। वो एक भूत है, एक टॉप टियर प्रोफेशनल असैसिन। उसे ढूंढने की कोशिश करने का मतलब है सीधा मौत के मुंह में जाना। पर अर्जुन अब ओबेरॉय की हर बात मानने वाला शिष्य नहीं था। उसने ओबेरॉय के ही सिखाए सबक का इस्तेमाल किया। एक शिकारी अपने शिकार की आदतें, उसके ठिकाने सब जानता है। खन्ना इस वक्त दिल्ली में है तो उसका कोई ना कोई लोकल सेटअप जरूर होगा। उसके कुछ लोग होंगे जो उसके लिए काम करते होंगे। हमें बस उसके लोकल ऑपरेशंस पर इंटेलिजेंस गैदर करनी है। हम सीधा उस पर हमला नहीं करेंगे, हम सिर्फ उसके जाल को समझना चाहते हैं। ओबेरॉय अभी भी झिझक रहे थे, पर अर्जुन के अटल इरादे के सामने उन्हें झुकना पड़ा। उन्हें एहसास हुआ कि वो इन दो जोशीले नौजवानों को ज्यादा दिन तक बंद करके नहीं रख सकते। ठीक है, उन्होंने हार मानते हुए कहा। मैं अपने इंटेलिजेंस नेटवर्क का इस्तेमाल करके पता लगाने की कोशिश करता हूं, पर तुम दोनों मुझसे वादा करो, तुम सिर्फ दूर से नजर रखोगे। नो कॉन्टैक्ट, सिर्फ ऑब्जर्वेशन। अर्जुन और रोहन ने फौरन हां कह दी। ओबेरॉय ने अपने सिक्योर कम्युनिकेशन सेटअप पर काम शुरू कर दिया। उन्होंने अपने अंडरवर्ल्ड के सोर्सेस को एक्टिवेट किया, अनजान आर्थिक लेन देन पर नजर रखनी शुरू कर दी और शहर में हो रही हर अजीब हरकत की रिपोर्ट्स को स्कैन करना शुरू किया। आखिरकार एक दिन की लगातार कोशिश के बाद उनके नेटवर्क पर एक हिट मिल गया, उन्होंने अर्जुन और रोहन को बुलाते हुए कहा। उन्होंने स्क्रीन पर गाजियाबाद के बाहरी इलाके का एक सैटेलाइट इमेज खोला। उसमें एक अलग थलग सुनसान वेयरहाउस पर लाल गोला बना हुआ था। पिछले कुछ हफ्तों से इस वेयरहाउस में अजीब हरकतें हो रही हैं। रात के अंधेरे में अनजान बिना नंबर प्लेट वाले ट्रक्स आते जाते हैं। इस जगह का मालिकाना हक एक फर्जी कंपनी के नाम पर है और मेरे एक सोर्स के मुताबिक यहाँ हाल ही में शहर के सबसे खतरनाक किराए के सिपाही आकर रुके हैं। उन्होंने आखिरी नतीजा सुनाया। ये खन्ना का हाइडआउट नहीं हो सकता, पर यह उसके निचले स्तर के आदमियों द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाला एक आतम खाना या मीटिंग पॉइंट जरूर हो सकता है। उन्होंने खन्ना के कुछ निम्न स्तरीय आदमियों द्वारा उपयोग किए जाने वाले एक गोदाम की पहचान कर ली थी। अर्जुन और रोहन उस वेयरहाउस की तस्वीर को घूरने लगे। उनकी खोज उन्हें अपने पहले ठोस निशाने तक ले आई थी। उनके चेहरों पर डर के साथ साथ एक अजीब सा जोश भी था। उनका नया आत्मविश्वास अब उफान पर था। अर्जुन ने रोहन की तरफ देखा। एक शांत सहमति उनकी निगाहों में थी। फिर उसने ओबेरॉय से कहा, हम कल रात वहां जाएंगे। ओबेरॉय के चेहरे पर चिंता की लकीरें और गहरी हो गईं। उन्हें एक बेहद बुरा एहसास हो रहा था, जैसे उन्होंने खुद ही इन दो नादान पर जोश से भरे बच्चों को एक ऐसी शेरों की मांद में भेज दिया है जिसके लिए वो अभी पूरी तरह से तैयार नहीं थे। सेफ हाउस के कमांड सेंटर में वेयर हाउस का डिजिटल मैप एक बड़ी सी स्क्रीन पर चमक रहा था। अर्जुन, रोहन और ओबरॉय उसके चारों तरफ खड़े थे, अगले कदम की योजना बना रहे थे। पर इस बार योजना ओबरॉय नहीं, अर्जुन और रोहन बना रहे थे। प्लान बिल्कुल सिंपल है, अर्जुन ने कहा। उसकी आवाज में एक नया आत्मविश्वास था। वो मैप पर एक जगह इशारा कर रहा था। वेयरहाउस के ठीक पीछे इस जगह पर सीसीटीवी का एक ब्लाइंड स्पॉट है। वहां कोई कैमरा नहीं है। हम अंधेरे में पिछली दीवार फांदकर अंदर जाएंगे। रोहन ने बात आगे बढ़ाई। अंदर घुसने के बाद हम लड़ाई नहीं करेंगे। हमारा मकसद सिर्फ जानकारी इकट्ठा करना और देखना है वहां क्या है,
हथियारों का जखीरा, कितने लोग हैं, उनकी ट्रेनिंग कैसी है। हम बस चुपके से तस्वीरें लेंगे और सुबह होने से पहले वापस आ जाएंगे। सिंपल रिकॉनेसेंस। ओबरॉय उनके सरल प्लान को सुन रहे थे और उनके चेहरे पर चिंता बढ़ती जा रही थी। उनका प्लान बेहद सरल था, इतना सरल कि वो खतरनाक था। अर्जुन, ये लोग मामूली गुंडे नहीं हैं, ओबरॉय ने चेतावनी दी। ये खन्ना के लोग हो सकते हैं, प्रोफेशनल्स। उनका सुरक्षा प्रोटोकॉल तुम्हारी सोच से कहीं ज्यादा बेहतर होगा। ये प्लान बहुत जोखिम भरा है। हम तैयार हैं ओबरॉय जी, अर्जुन ने उन्हें आश्वस्त किया। उस्ताद जी ने हमें ट्रेन किया है और हम कोई लड़ाई शुरू नहीं करने जा रहे। हम बस देखकर वापस आएंगे। हम अपना वादा नहीं तोड़ेंगे। उनकी आंखों में खुद को साबित करने की एक बेताबी थी। ओबरॉय उनके इस जोश के आगे बहस नहीं कर पाए, पर उनका दिल इस मिशन के लिए मान नहीं रहा था। अपने मिशन पर निकलने से पहले अर्जुन और रोहन आखिरी सीख लेने के लिए उस्ताद जी के पास गए। उन्होंने अपना पूरा प्लान उनके सामने रखा। उस्ताद जी ने पूरी बात एक पत्थर के चेहरे के साथ सुनी। जब उन्होंने अपनी बात खत्म की तो उस्ताद जी ने उनके प्लान की तारीफ नहीं की। उन्होंने उन्हें एक ऐसी चेतावनी दी जो फौज में हर सिपाही को दी जाती है। तुम्हारा प्लान ठीक है, कागज पर। उन्होंने दोनों की आंखों में गौर से देखा। पर एक बात हमेशा अपनी हड्डियों में उतार लो, कोई भी योजना दुश्मन से संपर्क के बाद जिंदा नहीं बचती। उन्होंने आगे समझाया, तुम सोच रहे हो वहां 4 अनाड़ी से गार्ड होंगे जो ताश खेल रहे होंगे। क्या पता वहां 10 फॉर्मर मिलिट्री के सिपाही हों जो तुम्हारा ही इंतजार कर रहे हो। तुम सोच रहे हो कि तुम चुपके से जाओगे और आओगे। क्या पता कि उनका प्लान ही यही हो कि तुम अंदर आओ। उन्होंने उनके आत्मविश्वास को तोड़ने की कोशिश की। अपने इस कागजी प्लान पर नहीं, अपने दिमाग पर और अपनी ट्रेनिंग पर भरोसा करना, माहौल के हिसाब से अपनी चाल बदलना और सबसे जरूरी, जिंदा वापस आना। अर्जुन और रोहन ने इज्जत से सर झुकाया, पर उस्ताद जी की चेतावनी उनके जोश के नीचे कहीं दब कर रह गई। वो खुद को साबित करने के लिए इतने बेताब थे कि उन्हें इसमें छुपा खतरा दिखाई नहीं दे रहा था। जब वो वहां से निकले तो रोहन ने अर्जुन से धीरे से कहा, उस्ताद जी जरूरत से ज्यादा चिंता करते हैं। हम बस देखकर वापस ही तो आ रहे हैं, इसमें कितना खतरा हो सकता है। अर्जुन ने हाँ में सर हिला दिया। उसी रात आसमान पर काले बादल छाए हुए थे। अर्जुन और रोहन ओबरॉय द्वारा दिए गए काले टैक्टिकल गियर में उस सुनसान डरावने वेयर हाउस के सामने अंधेरे में छुपे खड़े थे। उनके चेहरे पर एड्रेनलिन और आत्मविश्वास का मिश्रण था। रोहन ने अर्जुन की तरफ देखकर थम्स अप किया। रेडी भाई? अर्जुन ने एक गहरी सांस ली और सर हिलाया। रेडी। वो अंधेरे से निकले और चुपके से उस वेयर हाउस की बाउंड्री वॉल की तरफ बढ़ने लगे। उन्हें लग रहा था कि वो अपनी पहली जीत की तरफ जा रहे हैं, पर सच तो ये था कि वो अनजाने में एक ऐसे जाल की तरफ बढ़ रहे थे जिसके बारे में उनके उस्ताद ने उन्हें पहले ही चेतावनी दे दी थी। रात का अंधेरा अर्जुन और रोहन के काले कपड़ों के लिए एक सही साथी साबित हो रहा था। वो दोनों वेयरहाउस की पिछली दीवार के पास अंधेरे में छुपे हुए थे। उनकी हरकतें उस्ताद जी की ट्रेनिंग की गवाही दे रही थी। बिल्कुल शांत, सोची समझी और फुर्तीली। उनका आत्मविश्वास उनके हर कदम में झलक रहा था। ब्लाइंड स्पॉट यही है, अर्जुन ने धीरे से कहा। यहां कोई कैमरा नहीं है। रोहन ने सिर हिलाया। अपनी गलियों की फुर्ती का इस्तेमाल करते हुए वो कुछ ही पल में उस ऊंची कंटेदार तार वाली दीवार पर चढ़ गया और दूसरी तरफ कूद गया। अर्जुन ने भी उसके पीछे पीछे वही किया। उन्होंने वेयरहाउस की पहली सुरक्षा को सफलतापूर्वक पार कर लिया था। उन्हें लगा जैसे ये उनके हुनर की जीत है। कंपाउंड के अंदर घना अंधेरा और एक अजीब सा सन्नाटा था। वे दीवार के सहारे एक साए से दूसरे साए तक तेजी से बढ़ने लगे। उनके इशारे उस्ताद जी के सिखाए हुए थे। उनके बीच कोई बात नहीं हो रही थी। उन्हें एक साइड का दरवाजा मिला जिस पर एक मामूली सा इलेक्ट्रॉनिक लॉक लगा हुआ था। यह तो बच्चों का खेल है, रोहन ने धीरे से कहा। अर्जुन ने ओबेरॉय द्वारा दिए गए एक छोटे से टूल किट से एक डिवाइस निकाली। अपने मैकेनिक वाले अनुभव का इस्तेमाल करते हुए उसने कुछ ही मिनट में उस लॉक को बाईपास कर दिया। एक हल्की सी क्लिक की आवाज हुई और दरवाजा खुल गया। इतना आसान? अर्जुन के दिमाग में एक पल के लिए सवाल उठा। इतनी कमजोर सिक्योरिटी? पर फिर उसके आत्मविश्वास ने इस शक पर हावी हो गया। शायद ओबेरॉय जी और उस्ताद जी बेकार में ही इतनी चिंता कर रहे थे। वो दोनों चुपके से उस विशाल अंधेरे वेयरहाउस के अंदर दाखिल हो गए। अंदर हवा में गन ऑयल और लकड़ी की महक थी। चारों तरफ ऊंचे ऊंचे लकड़ी के क्रेट्स रखे हुए थे। उन्होंने एक छोटी सी पावरफुल फ्लैशलाइट निकाली और आसपास देखने लगे। उन्होंने एक क्रेट को देखा जो ठीक से बंद नहीं था। रोहन ने एक लोहे की सलाख से उसे आसानी से खोल दिया। जैसे ही उन्होंने क्रेट के अंदर फ्लैशलाइट की रोशनी डाली, उनकी सांसें अटक गईं। अंदर अनाज या मशीन के पुर्जे नहीं थे। अंदर मिलिट्री ग्रेड असॉल्ट राइफल्स, स्नाइपर स्कोप्स और स्पेशलाइज्ड एम्यूनिशन के बॉक्स थे।
हे भगवान, ये तो पूरी फौज का सामान है, रोहन के मुंह से निकला। ये दृश्य उनके लिए एक ठंडा कठोर झटका था। उन्हें अब पूरी तरह से एहसास हो गया था कि उनका सामना शहर के मामूली गुंडों से नहीं, एक प्रोफेशनल और बेहद खतरनाक संगठन से है। अर्जुन ने फौरन अपना फोन निकाला और उन हथियारों, उनके सीरियल नंबर्स और शिपिंग लेबल्स की तस्वीरें लेना शुरू कर दिया। उनका मिशन पूरा हो रहा था, पर वो इस बात से बिल्कुल अनजान थे कि उनकी हर हरकत पर नजर रखी जा रही थी। वेयरहाउस के छत के पास अंधेरे में एक आदमी नाइट विजन बाइनोक्यूलर से उन्हें देख रहा था। वो खन्ना के आदमियों में से एक था। उसके चेहरे पर कोई बेचैनी नहीं थी। उसने अपनी रेडियो पर धीरे से कहा, शिकार जाल के अंदर आ चुका है, उन्हें आसपास थोड़ा और घूमने दो, दरवाजे बंद करने के लिए मेरे अगले हुक्म का इंतजार करो। उनका आसान प्रवेश, वो कमजोर लॉक, वो खुला हुआ क्रेट, सब कुछ एक सोची समझी चाल का हिस्सा था, खन्ना द्वारा बिछाए गए जाल का हिस्सा। नीचे अर्जुन और रोहन ने अपनी तस्वीरें ले ली थीं। उन्हें लग रहा था कि उनका मिशन सफल हो गया है। काम हो गया भाई, रोहन ने अर्जुन के कान में कहा। अब यहां से निकलने का टाइम है। वो दोनों संतुष्टि और जीत के एहसास के साथ उसी दरवाजे की तरफ वापस मुड़े जहां से वे अंदर आए थे। उन्हें लग रहा था कि वे उस्ताद जी और ओबेरॉय को गलत साबित कर चुके हैं, पर जैसे ही वो दरवाजे के पास पहुंचे, वेयरहाउस में एक भयानक मेटल की क्लैंग की आवाज गूंजी। उनके सामने वाला दरवाजा एक भारी ऑटोमेटिक बोल्ट से बंद हो गया। इससे पहले कि वे कुछ समझ पाते, चारों तरफ से ऐसे ही दरवाजे बंद होने की आवाजें आने लगी और फिर अचानक वेयरहाउस के हर कोने में लगे फ्लड लाइट्स एक साथ जल उठे। तेज अंधा कर देने वाली रोशनी में अर्जुन और रोहन बिल्कुल लाचार खड़े थे। उनके भागने के सारे रास्ते बंद हो चुके थे। वे पूरी तरह से एक्सपोज हो चुके थे। जाल बंद हो चुका था और अंधेरे में से चारों तरफ से उनकी तरफ बढ़ते हुए कई कदमों की आवाजें आने लगी। वेयरहाउस में अचानक हुई रोशनी ने अर्जुन और रोहन को एक पल के लिए अंधा कर दिया। दरवाजों के जोरों से बंद होने की आवाज उनके कानों में एक मौत की घंटी की तरह गूंजी। उनका आत्मविश्वास, जो कुछ पल पहले तक उफान पर था, एक झटके में हवा हो गया। उसकी जगह अब एक ठंडे, खतरनाक डर ने ले ली। वो एक जाल में फंस चुके थे, एक रोशन किल बॉक्स में। जब उनकी आंखें रोशनी की आदी हुई तो उन्होंने देखा कि वो अब अकेले नहीं थे। बड़े बड़े क्रेट्स के पीछे के अंधेरे से कुछ साए निकले। रोड मैप के अनुसार खन्ना के 4 अत्यंत प्रशिक्षित आदमी थे। ये शहर के मामूली गुंडे या लफंगे नहीं थे। उनके जिस्म पतले पर बेहद गठीले थे, जैसे दौड़ने वाले चीते के होते हैं। उन्होंने सादा काले फंक्शनल कपड़े पहने थे। उनकी चाल में एक अजीब सा तालमेल था, जैसे वो सब एक ही दिमाग से सोच रहे हों। उनके चेहरों पर कोई भाव नहीं था। उनकी आंखें ठंडी और बेजान थी। उनके हाथों में छोटे पर घातक कॉम्बैट नाइफ्स चमक रहे थे। उन्होंने एक लफ्ज नहीं कहा, उन्होंने कोई धमकी नहीं दी। वो बस शांति से एक सोची समझी चाल के साथ आगे बढ़े और अर्जुन और रोहन के चारों तरफ एक घेरा बना लिया। उनके भागने का हर रास्ता अब बंद हो चुका था। उनकी ये खामोशी किसी भी चीख से ज्यादा डरावनी थी। अर्जुन और रोहन फौरन पीठ से पीठ सटाकर एक डिफेंसिव पोजीशन में आ गए। उन्हें अपनी गलती का, अपने गुरूर का पूरी शिद्दत से एहसास हो रहा था। उस्ताद जी बिल्कुल सही कहते थे, अर्जुन ने सोचा। उसका दिल जोरों से धड़क रहा था। ये एक जाल था और ये लोग, ये मामूली गुंडे नहीं हैं। इनके चलने का तरीका, इनका अनुशासन, ये प्रोफेशनल है। रोहन का जोश अब एक कठोर, लड़ने मरने वाले इरादे में बदल चुका था। फंस गए बुरी तरह से, पर अब लड़ने के सिवा और कोई रास्ता नहीं बचा है। मैं भाई को कुछ नहीं होने दूंगा, चाहे मेरी जान ही क्यों ना चली जाए। वो एक टकराव चाहते थे। वो खुद को साबित करना चाहते थे और अब वो टकराव उन्हें ढूंढ चुका था। कोई ललकार नहीं हुई। उन 4 आदमियों में से एक ने अचानक एक बिजली की तेजी से रोहन पर हमला कर दिया। रोहन उस्ताद जी की ट्रेनिंग की वजह से उस पहले वार को रोकने में कामयाब हो गया, पर उस हमलावर की रफ्तार और उसके वार की तीखीपन ने उसे फौरन डिफेंसिव पोजीशन में ढकेल दिया। ये उसके स्कूल या गली की लड़ाइयों जैसा बिल्कुल नहीं था। ये एक प्रोफेशनल का हमला था। जैसे ही पहला हमला हुआ, बाकी 3 आदमी भी आगे बढ़े। उनका मकसद उन्हें एक साथ एक टीम की तरह तोड़ना था। अर्जुन ने जैसे ही रोहन को मुसीबत में देखा, वो उसकी मदद के लिए आगे बढ़ा। उसने पास में पड़ी एक लोहे की पाइप को हथियार की तरह उठा लिया था, पर इससे पहले कि वो रोहन तक पहुंच पाता, एक दूसरा आदमी एक साए की तरह उसके सामने आ गया, उसका रास्ता रोकते हुए। एपिसोड एक विशाल दृश्य पर आकर रुक जाता है। अर्जुन और रोहन एक दूसरे से अलग कर दिए गए हैं। वो इस रोशन वेयरहाउस के बीच में घिरे हुए खड़े हैं। दोनों के सामने 2-2 प्रोफेशनल कातिल खड़े हैं। वो संख्या में भी कम थे और हुनर में भी। जिस जंग को वो शुरू करना चाहते थे, अब उसी जंग में वो हारने की कगार पर खड़े थे। उनकी कठोर शिक्षा अब शुरू होने वाली थी। जाल बंद हो चुका था और अब सिर्फ अस्तित्व की लड़ाई बाकी थी। जाल बंद हो चुका था
अर्जुन और रोहन एक दूसरे से अलग उस रोशन वेयरहाउस में घिरे हुए थे। उनके सामने खन्ना के वो 4 सिपाही खड़े थे, बिल्कुल शांत, जैसे शेर अपने शिकार को घेर कर खड़े हों। लड़ाई बिना किसी चेतावनी के शुरू हुई। 2 आदमी एक साथ एक ही पल में रोहन पर झपटे। वो एक बिल्कुल सामंजस्य से भरी हुई यूनिट थी। रोहन ने उस्ताद जी की ट्रेनिंग का इस्तेमाल करते हुए पहले आदमी के चाकू वाले वार को रोकने के लिए अपना हाथ उठाया, पर यह एक भूल थी। जैसे ही उसका ध्यान पहले हमलावर पर गया, दूसरे ने एक छोटी सी लाठी से उसके घुटने के पीछे जोरदार वार किया। रोहन दर्द से चिल्ला उठा और उसका संतुलन बिगड़ गया। अर्जुन ने जैसे ही रोहन को गिरते देखा, वो गुस्से में अपने सामने खड़े आदमी पर लपका। उसने लोहे की पाइप को पूरी ताकत से घुमाया। यह एक शक्तिशाली वार था, पर एक अनाड़ी का वार। प्रोफेशनल हमलावर बेहद आसानी से एक तरफ हट गया। उसने अर्जुन के ही जोश को उसके खिलाफ इस्तेमाल किया, उसके गार्ड के अंदर घुस गया और अपनी लाठी से अर्जुन पर छोटे पर बेहद तीखे वारों की बारिश कर दी। उसकी पसलियों पर, कोहनी पर और कंधे पर। हर वार एक कमजोर नस पर था। अर्जुन दर्द से कराह उठा। उसके हाथ से लोहे की पाइप छूटकर जमीन पर गिर गई। ये एक बेहद क्रूर शिक्षा थी। अर्जुन और रोहन ने अपनी नई ट्रेनिंग का इस्तेमाल करने की कोशिश की, पर खन्ना के आदमी एक बिल्कुल सामंजस्य से भरी हुई यूनिट थे। उनका हर हमला, हर कदम सोचा समझा था। जब एक ऊंचा वार करता तो दूसरा नीचे। उन्होंने अर्जुन और रोहन को कभी स्थिर होने, कभी सोचने का मौका ही नहीं दिया। उनकी सारी ट्रेनिंग, उनका सारा जोश पेशेवर घातक अनुभव के सामने बेकार सा साबित हो रहा था। रोहन अपने जख्मों के बावजूद एक जख्मी शेर की तरह लड़ रहा था। उसने एक हमलावर के चेहरे पर एक जोरदार मुक्का मारा, पर उस आदमी के चेहरे पर दर्द का कोई निशान तक नहीं आया। उसने उस मुक्के को ऐसे झेला जैसे वो पत्थर का बना हो, और अगले ही पल उसने अपने चाकू के हैंडल से रोहन के सिर पर वार किया। रोहन की आंखों के सामने अंधेरा छा गया और वो घुटनों के बल जमीन पर गिर गया। दूसरी तरफ अर्जुन को 2 आदमियों ने पकड़कर क्रेट्स के एक ढेर पर पटक दिया। उन्होंने उसे लात घोंसों से मारना शुरू कर दिया, एक सिलसिलेवार मार जिसका मकसद सिर्फ दर्द देना नहीं बल्कि शरीर को पूरी तरह से तोड़ देना था। यह लड़ाई बेहद छोटी, क्रूर और पूरी तरह से एक तरफा थी। यह इनकी हार नहीं, इनका विनाश था। कुछ ही मिनट में अर्जुन और रोहन जमीन पर पड़े थे, जख्मी, खून से लथपथ और हांफते हुए। हमला अचानक रुक गया। वो चारों आदमी पीछे हट गए। साए में से एक 5वां आदमी बाहर निकला। शायद वो उनका लीडर था। उसने नीचे पड़े अर्जुन और रोहन को एक ठंडी विश्लेषणात्मक निगाह से देखा, जैसे एक साइंटिस्ट अपने एक्सपेरिमेंट के नतीजे को देख रहा हो। उसने अपनी रेडियो निकाली। टारगेट्स अनाड़ी हैं, काबू में हैं, अगले निर्देश का इंतजार है। तभी उस लीडर ने अपनी जेब से एक गन निकाली जिस पर एक साइलेंसर लगा था। उसने रोहन को नजरअंदाज किया और सीधा अर्जुन की तरफ बढ़ा। रोहन ने जैसे ही गन देखी, उसने अपने शरीर की आखिरी ताकत इकट्ठा करके उठने की कोशिश की। भाई, वो चीखा, पर उनमें से एक आदमी ने शांति से उसकी पीठ पर एक लात मारी और वो दोबारा जमीन पर गिर पड़ा। लीडर अर्जुन के ऊपर झुका। अर्जुन नीचे पड़ा, दर्द और हार से टूटा हुआ ऊपर देख रहा था। लीडर ने उस ठंडी शांत गन की नाल को अर्जुन के माथे पर टिका दिया। उसकी कठोर शिक्षा अब एक घातक आखिरी सबक पर आकर खत्म होने वाली थी। हर उम्मीद, हर रास्ता अब बंद हो चुका था। गन की ठंडी कठोर नाल अर्जुन के माथे पर टिकी हुई थी। उसकी ठंडक उसके खून में उतर रही थी। उसकी सांसें उखड़ी हुई थीं। उसके जिस्म का हर हिस्सा दर्द से चीख रहा था, पर उस दर्द से ज्यादा उसे अपनी हार का, अपनी बेबसी का एहसास हो रहा था। वो पूरी तरह से दब चुका था। तो यहां सब खत्म होता है, उसने सोचा। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा रहा था। मैं हार गया पापा, मैं आपके कातिलों को सजा नहीं दिला पाया। रिया, रोहन, ओबेरोई जी, मैंने सबको निराश कर दिया। आखिर में विक्रम, वो जीत गया। उसने अपनी मौत को स्वीकार कर लिया था। उसे कुछ दूरी पर रोहन के कराहने की आवाज आई। रोहन, जिसे बेरहमी से पीटा गया था, अपने भाई को मौत के मुंह में देखकर अपने शरीर की आखिरी हिम्मत इकट्ठी कर रहा था। उसने उठने की एक और कमजोर कोशिश की, अपने आप को अर्जुन की तरफ घसीटने की। छोड़ दे उसे हरामी, अगर मारना ही है तो मुझे मार। पर खन्ना के सिपाही पर इसका कोई असर नहीं हुआ। उसने शांति से, बिना कोई भाव दिखाए, रोहन का सिर पकड़ा और एक बार फिर जमीन पर पटक दिया। रोहन की आंखों के सामने सितारे नाच गए। अर्जुन के ऊपर खड़ा लीडर अभी भी अपने ईयरपीस में आ रहे निर्देशों का इंतजार कर रहा था। उसके चेहरे पर हल्की सी बेचैनी थी। वो एक प्रोफेशनल था और उसे अधूरे काम पसंद नहीं थे। कंफर्मेशन, उसने धीरे से अपनी रेडियो में कहा। टारगेट सिक्योर, आगे क्या करना है? इस इंतजार के पलों में अर्जुन ने अपनी हालत का जायजा लिया। वो जमीन पर पड़ा था, निशस्त्र और घायल। रोहन बेहोश हो रहा था और उनके चारों ओर खन्ना के वो सिपाही ऐसे खड़े थे जैसे उन्हें कोई खरोंच तक ना आई हो। उनकी ट्रेनिंग और पेशेवर अनुभव के सामने अर्जुन और रोहन की हफ्तों की मेहनत
एक मजाक साबित हुई थी। उन्हें एहसास हुआ कि वो उनसे बिल्कुल भी मेल नहीं खाते थे, वो पूरी तरह से भीतर थे। ये एहसास उनके जिस्म पर लगे जख्मों से ज्यादा दर्दनाक था। तभी लीडर के ईयरपीस में कुछ आवाज आई। उसे नया हुक्म मिल गया था। उसके चेहरे का भाव हल्का सा बदला। उसने गन अर्जुन के माथे से हटाई। एक पल के लिए अर्जुन को लगा शायद उसे छोड़ दिया जाएगा, पर अगले ही पल लीडर ने अपने आदमियों को इशारा किया। 2 आदमियों ने अर्जुन और रोहन को जमीन से उठाया जैसे वो गेहूं की बोरियां हों। उनके हाथ पीठ पीछे बांध दिए गए। मौत से भी बुरा अंजाम उनका इंतजार कर रहा था। उन्हें यहां मारा नहीं जाएगा, उन्हें किसी अनजान जगह ले जाया जाएगा, शायद ओबेरॉय के बारे में, फीनिक्स फंड के बारे में पूछताछ के लिए। खन्ना के आदमी उन्हें घसीटते हुए वेयरहाउस के पिछले हिस्से में लगे एक बड़े से लोहे के शटर की तरफ ले जाने लगे। अर्जुन का दिमाग अब काम कर रहा था। वो भागने का, लड़ने का कोई रास्ता ढूंढ रहा था, पर हर तरफ से वो लाचार था। वो शटर से बस कुछ ही कदम दूर थे। लीडर ने शटर को खोलने के लिए एक रिमोट निकाला और तभी वेयरहाउस के बाहर एक जोरदार धमाका हुआ। धमाका इतना तेज था कि पूरा वेयरहाउस कांप गया। ये कोई बड़ा बॉम्ब नहीं था, पर इसकी आवाज कान के पर्दे फाड़ देने वाली थी। ये कंकसिव ब्लास्ट था जिसका मकसद तोड़फोड़ करना नहीं, सिर्फ सनसनी फैलाना और ध्यान भटकाना था। धमाके के झटके से वेयरहाउस की सारी फ्लड लाइट्स एक पल के लिए झिलमिलाई और फिर फुत की आवाज के साथ बुझ गईं। पूरे वेयरहाउस में एकदम घना अंधेरा छा गया। सिर्फ दीवारों पर लगी छोटी छोटी लाल रंग की इमरजेंसी लाइट्स की हल्की रोशनी रह गई। इस अचानक हुए अंधेरे और धमाके के शोर से खन्ना के अनुशासित सिपाही भी एक पल के लिए हड़बड़ा गए। उस पूर्ण निराशा के बीच उस अंधेरे में आजादी की एक छोटी सी अनिश्चित खिड़की खुल गई थी। धमाके की गूंज अभी शांत भी नहीं हुई थी कि वेयरहाउस में एक घना अंधा कर देने वाला अंधेरा छा गया। खन्ना के अनुशासित सिपाही भी इस अचानक हमले से एक पल के लिए हड़बड़ा गए। उनके लीडर की आवाज रेडियो पर गूंज रही थी। स्टेटस रिपोर्ट, हमला कहां से हुआ? इस गड़बड़ी और अव्यवस्था ने, जो ओबेरॉय की सुरक्षा टीम द्वारा एक पूर्व नियोजित ध्यान भटकाने वाली कार्यवाही थी, एक पालिक अवसर पैदा किया। उसी अंधेरे में जमीन पर पड़े रोहन के दिमाग ने काम किया। उसकी आंखें अंधेरे की आदी हो चुकी थीं। उसे अपने पास खड़े एक सिपाही का साया इमरजेंसी लाइट की हल्की लाल रोशनी में दिखाई दिया। अपने शरीर की आखिरी ताकत का इस्तेमाल करते हुए एक जख्मी रोहन ने जमीन पर पड़े पड़े ही उस सिपाही की टांगों पर जोरदार वार किया। वो सिपाही जो इस हमले के लिए बिल्कुल तैयार नहीं था, अपना संतुलन खो बैठा और अपने ही साथी से जा टकराया। एक पल के लिए उनके घेरे में एक छोटी सी दरार आ गई। यही वो मौका था। रोहन ने अपने फेफड़ों की पूरी ताकत से चीखा। उसकी आवाज दर्द और जल्दबाजी से भरी हुई थी। भाई भाग! अर्जुन ने एक पल भी नहीं गवाया। उसने अपने बंधे हुए हाथों के साथ अपने जिस्म को एक हथियार की तरह इस्तेमाल किया। वो सीधा अपने सामने खड़े सिपाही से सिर के बल जा टकराया। वो सिपाही जो पहले से ही हड़बड़ाया हुआ था, पीछे की तरफ गिर पड़ा। अर्जुन को आजादी के कुछ पल मिल गए। वो उस दिशा में दौड़ा जहां से धमाके की आवाज आई थी, ये उम्मीद करते हुए कि वहां से निकलने का कोई रास्ता बन गया होगा। रोहन दीवार का सहारा लेकर लड़खड़ाते हुए उसके पीछे भागा। खन्ना के आदमी प्रोफेशनल थे। वो इस झटके से फौरन संभल गए। टारगेट्स भाग रहे हैं, उन्हें रोको! लीडर चीखा। अंधेरे में गोलियां चलने की आवाजें गूंजने लगी। गोलियां क्रेट्स और लोहे की दीवारों से टकराकर टिंग टिंग की खतरनाक आवाज पैदा कर रही थीं। जैसे ही अर्जुन और रोहन उस दीवार तक पहुंचे, उन्होंने देखा कि धमाके ने दीवार की मेटल शीट में एक बड़ा सा अनियमित छेद बना दिया था। यही उनके भागने का रास्ता था। एक सिपाही ने उन पर निशाना साधा, पर इससे पहले कि वो गोली चलाता, वेयरहाउस के बाहर से ऑटोमेटिक हथियारों से फायरिंग की एक जोरदार बौछार हुई, जिसने उन्हें फौरन कवर लेने पर मजबूर कर दिया। ओबेरॉय की टीम उन्हें कवर फायर दे रही थी। अर्जुन तेजी से उस छेद से बाहर निकला। वो पलटा। रोहन बुरी तरह से लंगड़ा रहा था। उसकी एक टांग से खून बह रहा था। वो अर्जुन तक पहुंचने की कोशिश कर रहा था। तू जा भाई! रोहन चीखा। मैं पीछे आ रहा हूं। पर अर्जुन ने उसकी बात नहीं मानी। उसने अंदर हाथ डालकर अपने जख्मी दोस्त को पकड़ा और पूरी ताकत से उसे छेद से बाहर खींच लिया। जैसे ही रोहन बाहर निकला, गोलियों की एक और बौछार उस मेटल की दीवार से टकराई जहां कुछ पल पहले वो खड़े थे। वो अब बाहर थे, अंधेरे धुएं से भरे कंपाउंड में। एक आर्मर्ड वैन तेजी से उनके सामने आकर रुकी। उसके दरवाजे खुल गए। अर्जुन और रोहन दोनों ही बुरी तरह से घायल उस वैन के अंदर गिर पड़े। वैन के दरवाजे जोरों से बंद हुए और वो तेजी से अंधेरे में गायब हो गई, अपने पीछे खन्ना के गुस्से और हार से भरे सिपाहियों को छोड़कर।
वैन के अंदर एक मेडिक ने फौरन उनके जख्मों पर काम करना शुरू कर दिया। अर्जुन हाँफ रहा था, उसका पूरा जिस्म दर्द से टूट रहा था। उसने अपने पास पड़े रोहन को देखा, वो लगभग बेहोश था। उसने देखा कि रोहन के जिस्म पर उससे कहीं ज्यादा गहरी चोटें आई थीं, चोटें जो उसने अर्जुन के लिए रास्ता बनाने में खाई थीं। वो बच तो गए थे, पर यह एक महंगी आजादी थी। अर्जुन के चेहरे पर राहत के साथ साथ एक नए गहरे अपराध बोध का भाव आ गया। वो जीत तो गए थे, पर यह जीत भी एक हार जैसी ही लग रही थी, जिसकी कीमत उसके भाई ने अपने खून से चुकाई थी। आर्मर्ड वैन तेजी से अंधेरे में उस्ताद जी के सुरक्षित ठिकाने की तरफ बढ़ रही थी। अंदर एक मेडिक रोहन के जख्मों पर तेजी से काम कर रहा था, जो बेहोशी और होश के बीच झूम रहा था। अर्जुन, जिसका अपना जिस्म भी दर्द से फट रहा था, ने इलाज करवाने से मना कर दिया। उसकी निगाहें बस अपने दोस्त पर टिकी हुई थीं। उसके चेहरे पर गुस्से, राहत और एक गहरे अपराध बोध का मिश्रण था। जब वैन आखिरकार रुकी तो उस्ताद जी और ओबेरॉय बाहर ही इंतजार कर रहे थे। उनके चेहरों पर न हैरानी थी न दुख, सिर्फ एक कठोर जानी पहचानी सच्चाई, जैसे उन्हें पहले से ही इस अंजाम का अंदाजा था। अर्जुन ने गार्ड्स की मदद से एक लगभग बेहोश रोहन को वैन से उतारा और अंदर ले गया। वो दोनों खून से लथपथ थे, उनके कपड़े फटे हुए थे। उन्हें फैसिलिटी के छोटे से मेडिकल रूम में ले जाया गया। उस्ताद जी ने अपने फौजी अनुभव का इस्तेमाल करते हुए फौरन उनके जख्मों को साफ करना शुरू कर दिया। उनके हाथ सख्त थे, उनमें जरा सी भी नरमाहट नहीं थी। हर बार जब वो अर्जुन के एक जख्म पर दवा लगाते तो उसकी तीखी जलन अर्जुन को उसकी गलती की, उसकी हार की याद दिलाती। अर्जुन दर्द से सिहर उठता, पर उसने मुंह से एक लफ्ज नहीं निकाला। वो इस सजा को चुपचाप कबूल कर रहा था। ओबेरॉय कमरे में दाखिल हुए। उन्होंने उन दोनों की पिटी हुई हालत को देखा। उनकी आवाज में तरस नहीं, एक ठंडी निराशा थी। तो ये थी तुम्हारी ऑफेंसिव? इंटेलिजेंस गैदर करने गए थे अपनी मौत को सीधी दावत देने? अर्जुन ने कोई जवाब नहीं दिया। उसकी निगाहें जमीन पर टिकी हुई थी। ऊपर हार की एक कुचलने वाली बोझ उसके कंधों पर थी। ये सब मेरी गलती है, उसने सोचा। उसके दिल में एक टीस उठी। मैंने ओबेरॉय जी की बात नहीं सुनी। मैंने उस्ताद जी की चेतावनी को नजरअंदाज किया। मैंने सोचा मैं तैयार हूं। मैं घमंड में अंधा हो गया था, और मेरे इस घमंड की कीमत रोहन चुका रहा है। उनकी हार का उस पर भारी बोझ था, और उन्हें इसके लिए दंडित किया गया था। उसकी शारीरिक पीड़ा उसकी विफलता के बोझ के सामने कुछ भी नहीं थी। जब उस्ताद जी ने उनके जख्मों पर पट्टी कर दी, तब वो आखिरकार बोले। उनकी आवाज में हमदर्दी का एक कतरा भी नहीं था। वो अर्जुन के सामने खड़े हुए। दर्द हो रहा है? अर्जुन ने बिना नजर उठाए हाँ में सर हिलाया। अच्छा है, उस्ताद जी ने कहा। इस दर्द को हमेशा के लिए अपने दिमाग में छाप लो। ये हार का स्वाद है, ये घमंड का अंजाम है। तुमने सोचा कि कुछ हफ्तों की ट्रेनिंग ने तुम्हें एक सिपाही बना दिया था? नहीं, ट्रेनिंग ने तुम्हें सिर्फ एक काबिल अनाड़ी बनाया था। आज रात तुमने असली जंग की, एक प्रोफेशनल दुश्मन की पहली झलक देखी है, और तुम दोनों बुरी तरह से हार गए हो। उन्होंने पास में बेहोश पड़े रोहन की तरफ इशारा किया, और तुम्हारी इस एक गलती की कीमत तुम्हारा भाई चुका रहा है। याद रखना अर्जुन, जंग के मैदान में ऐसी गलतियों की दूसरी कीमत सिर्फ मौत होती है। उस्ताद जी ये कहकर कमरे से बाहर चले गए। वो अर्जुन को उसकी गलती के एहसास और उसके नतीजे के साथ अकेला छोड़ गए। अर्जुन लड़खड़ाते हुए रोहन के बिस्तर के पास गया। उसने अपने दोस्त के जख्मी, बेहोश चेहरे को देखा। उसकी आंखों में आंसू आ गए। अब उसे असली जंग का मतलब समझ आ रहा था। यह कोई कॉर्पोरेट टेकओवर्स या महंगी घड़ियों का खेल नहीं था। यह खून का खेल था। एक ऐसी लड़ाई जहां उसके अपनों की जान दांव पर लगी हुई थी। उसका वो झूठा आत्मविश्वास जो कुछ हफ्तों की ट्रेनिंग से पैदा हुआ था, पूरी तरह से चकनाचूर हो चुका था। उसकी जगह एक ठंडी कठोर सच्चाई ने ले ली थी। उसका दुश्मन बेहद खतरनाक, बेहद प्रोफेशनल था, और वो अभी भी उसके सामने एक बच्चा था। एपिसोड अर्जुन के चेहरे पर खत्म होता है। वो रोहन का हाथ पकड़े बैठा है। उसकी मुट्ठी गुस्से से भींची हुई है, पर इस गुस्से में अब घुरूर नहीं, एक गहरा, आग जैसा और अब शिक्षा प्राप्त क्रोध था। हार का स्वाद बेहद कड़वा था, पर यह एक ऐसा सबक था जिसे वो अपनी जिंदगी में कभी नहीं भूलने वाला था। मेडिकल रूम में दवाओं की तीखी महक फैली हुई थी। अर्जुन जाग रहा था। दर्द की हल्की लहरें उसके जिस्म में दौड़ रही थीं, पर उस जिस्म के दर्द से ज्यादा उसके दिमाग में हार की चुभन थी। रोहन पास के बिस्तर पर बेहोश पड़ा था। उसके सांस लेने की हल्की आवाज उस कमरे की खामोशी को तोड़ रही थी। तभी उस्ताद जी कमरे में दाखिल हुए। उनके हाथ में फर्स्ट एड का सामान था। उन्होंने एक लफ्ज नहीं कहा।
वो चुपचाप अर्जुन के पास आए और उसके जख्मों पर लगी पुरानी पट्टियों को खोलने लगे। उनका हर स्पर्श प्रोफेशनल था, पर उसमें हमदर्दी का एक कतरा भी नहीं था। ये उनकी खामोशी किसी भी भाषण से ज्यादा चुभने वाली थी। ये एक ऐसी खामोशी थी जो अर्जुन की गलती, उसकी नादानी, उसके घमंड का आईना दिखा रही थी। अर्जुन इस बोझ को और बर्दाश्त नहीं कर पाया। उस्ताद जी, उसने एक टूटी हुई आवाज में कहा, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। उस्ताद जी ने अपना काम नहीं रोका। उन्होंने अर्जुन के एक गहरे जख्म को साफ करते हुए बिना उसकी तरफ देखे कहा, गलती? गलती एक बच्चा करता है जब उसके हाथ से दूध का गिलास गिर जाता है। तुमने गलती नहीं की अर्जुन, तुमने आत्महत्या करने की कोशिश की थी। अब उन्होंने अपना काम रोका और सीधा अर्जुन की आंखों में देखा। उनकी निगाहें लोहे की तरह सख्त थीं। तुम दोनों वहां एक सिपाही की तरह नहीं, गली के अनाड़ी गुंडों की तरह लड़े, जोश से, गुरूर से, बिना दिमाग का इस्तेमाल किए। तुम्हें लगा कि कुछ हफ्तों की ट्रेनिंग ने तुम्हें यंगेजे बना दिया है। उन्होंने आगे समझाया, उनका हर लफ्ज एक सबक था। जिससे तुम लड़ रहे थे वो तुम्हारी तरह नहीं सोचता। वो एक स्ट्रीट थग नहीं है, वो एक प्रोफेशनल प्रेडेटर है, एक शिकारी। उसके लिए ये लड़ाई इज्जत या गुस्से की नहीं है, ये सिर्फ एक काम है, एक मिशन, और वो अपने काम में कभी गलती नहीं करता। उस्ताद जी ने उन्हें आखिरी और सबसे कठोर सच बताया। तुम उनके हाथों में सिर्फ खिलौने थे। उन्होंने तुम्हें अपने जाल में आने दिया, तुम्हें थकने दिया, और जब उनका मन भर गया तो उन्होंने तुम्हें एक पल में तोड़ कर रख दिया। तुम दोनों जिंदा हो, ये तुम्हारी काबिलियत नहीं, तुम्हारी किस्मत है। तुम जिंदा रहने के लिए भाग्यशाली थे। शायद उन्हें हुक्म था कि तुम्हें जिंदा पकड़ना है, वरना तुम्हारी लाशें भी उस वेयरहाउस से बाहर नहीं आती। ये शब्द अर्जुन के दिमाग पर एक गहरा असर डाल गए। उसे अब अपने और अपने दुश्मन के बीच का असली फर्क समझ आ रहा था। वो अभी भी शिकार थे, उनकी ट्रेनिंग अभी शुरू भी नहीं हुई थी। वो वेयरहाउस एक इम्तिहान नहीं, एक सबक था, एक बेहद जरूरी और दर्दनाक सबक। उस्ताद जी ने रोहन के जख्मों पर भी पट्टी की और फिर वो कमरे से जाने के लिए मुड़े। दरवाजे पर वो रुके। उन्होंने पलटकर अर्जुन को देखा, जो अब बिस्तर पर बैठा था। उसका चेहरा दर्द से पीला था, पर उसकी आंखों से वो झूठा आत्मविश्वास गायब हो चुका था। उसकी जगह अब एक ठंडी स्थिर समझ ने ले ली थी। अब तुम्हारा दिमाग शांत है, घमंड का बुखार उतर चुका है, असली ट्रेनिंग अब शुरू होगी। इतना कहकर वो चले गए। अर्जुन ने पास में सो रहे रोहन को देखा और फिर अपने पट्टी लगे हाथों को। वो एक हारे हुए सिपाही की तरह महसूस कर रहा था, जिसने जंग के मैदान में अपने दुश्मन का असली चेहरा देख लिया हो। उसका गुरूर टूट चुका था, पर उस टूटी हुई हिम्मत की राख से एक नए, ज्यादा समझदार और खतरनाक अर्जुन का जन्म हो रहा था। सेफ हाउस के उस मेडिकल रूम में अक्टूबर की एक नरम दोपहर की रोशनी आ रही थी। ये रोशनी वेयरहाउस की उस भयानक हिंसा से भरी रात से बिल्कुल अलग थी। अर्जुन, जिसके जिस्म पर अभी भी नील के निशान थे, रोहन के बिस्तर के पास बैठा था। उसका दोस्त अब होश में था, पर उसका शरीर पट्टियों और चोटों से भरा हुआ था। उनकी हार से मिला शारीरिक दर्द अब धीरे धीरे कम हो रहा था, पर उस हार से मिला मनोवैज्ञानिक सबक अब अर्जुन के दिमाग में साफ हो रहा था। वो अब उस लड़ाई के बारे में शर्म या गुस्से से नहीं सोच रहा था, वो उसका विश्लेषण कर रहा था। वो अपनी मैकेनिक्स डायग्नोस्टिक लॉजिक का इस्तेमाल अपनी हार पर कर रहा था, अपने सिस्टम की सबसे बड़ी खराबी को ढूंढने के लिए। ओबेरॉय कमरे में दाखिल हुए। उन्होंने अर्जुन के चेहरे पर लिखे भाव को देखा। ये निराशा नहीं थी, ये एक गहरी विश्लेषणात्मक सोच थी। वो चुपचाप इंतजार करने लगे। अर्जुन ने आखिरकार अपनी पट्टी लगे हाथों से नजर उठाई। उसकी आंखें साफ और केंद्रित थीं। हमसे गलती हुई ओबेरॉय जी, लेकिन गलती ये नहीं थी कि हमने घमंड किया। गलती ये थी कि हमने गलत हथियार चुना। ओबेरॉय ने उसके इस मूल्यांकन पर दिलचस्पी से अपनी एक भौं उठाई। अर्जुन ने समझाना शुरू किया। उसकी आवाज में अब ताकत आ रही थी। मैं और रोहन उस्ताद जी की ट्रेनिंग के बाद ताकतवर जरूर हो गए हैं, पर खन्ना और उसके लोग इस खेल के माहिर हैं। उनसे उनके ही मैदान पर इस तरह अंधेरे में लड़ना आत्महत्या है। हम पेशेवरों से उनके ही घर के मैदान पर लड़ने वाले अनहाड़ी थे। उसने स्वीकार किया कि सिर्फ ताकत ही जवाब नहीं है। वो उठा और लड़खड़ाते हुए उस छोटी सी खिड़की के पास गया। बाहर उस ठिकाने के आसपास के बंजर खेतों को देखने लगा। हम इस जंग को अंधेरे में गलियों में नहीं जीत सकते। हम इस जंग को अंधेरे में नहीं जीत सकते। वहां वो हमसे हमेशा बेहतर रहेंगे। हमें इस जंग को वापस उस मैदान पर लाना होगा जहां मैं उनसे बेहतर हूं। और वो कौन सा मैदान है अर्जुन?
ओबेरॉय ने पूछा, जैसे वो पहले से ही जवाब जानते हों पर अर्जुन के मुंह से सुनना चाहते हों। अर्जुन खिड़की से पलटा, उसकी आंखों में एक नई बुद्धिमान आग जल रही थी। स्ट्रैटेजी, कॉर्पोरेट दुनिया। मैं एक मैकेनिक हूं। मेरा दिमाग मशीनों को, सिस्टम्स को समझने के लिए बना है, उनकी कमजोरियों को ढूंढने और उनका फायदा उठाने के लिए बना है। उस्ताद जी ने मेरा जिस्म ट्रेन किया है, पर मेरा असली हथियार हमेशा से मेरा दिमाग रहा है। यही मेरी असली ताकत है। ये आत्मज्ञान का पल था, उसकी विश्लेषित हार की आग में बना एक परिवर्तन। अब हम खन्ना के पीछे नहीं भागेंगे, हम विक्रम पर हमला करेंगे। कॉर्पोरेट मोर्चे पर हमें उससे शर्मा इंडस्ट्रीज, बोर्डरूम दर बोर्डरूम, शेयर गार शेयर छीनना होगा। जब हम उसके शक्ति के स्रोत को ही काट देंगे तो खन्ना जैसे किराए के कातिल अपने आप कमजोर पड़ जाएंगे। इस फैसले ने उसके कॉर्पोरेट दुनिया में वापसी का मंच तैयार कर दिया। एक धीमी, गर्व भरी मुस्कान ओबेरॉय के चेहरे पर फैल गई। यही वो मल था जिसका वो इंतजार कर रहे थे। लड़का आखिरकार एक आदमी, एक नेता बन गया था। तुमने हार को एक सबक में बदल दिया अर्जुन। यही एक सच्ची नेता की पहचान है। अगर आज तुम्हारे पिता जिंदा होते तो उन्हें तुम पर बहुत गर्व होता। उन्होंने अर्जुन के पास जाकर उसके कंधे पर हाथ रखा। ठीक है, अब से हम जंग जिस्म से नहीं, दिमाग से लड़ेंगे। अर्जुन ने रोहन की तरफ देखा जो अब जाग रहा था और सुन रहा था। उसके चेहरे पर एक कमजोर पर गर्व भरी मुस्कान थी। उनकी हार की भट्टी ने उनके बंधन को एक नातोड़ फौलाद में बदल दिया था। अर्जुन की निगाहें फिर खिड़की की तरफ, दूर दिख रहे दिल्ली के धुंधले आसमान की तरफ चली गईं। उसके चेहरे पर अब एक शिकार हुए जानवर या एक विनम्र छात्र का भाव नहीं था। ये एक ऐसे कमांडर का चेहरा था जिसने हार का स्वाद चखा था, उसका विश्लेषण किया था और अब अपनी शर्तों पर एक नया जंग का मैदान चुन लिया था।